फातिमा, आर्थर, माजिद, साद, यूसुफ, सारा एंड शीस। बच्चों यहाँ पे ये चीज तो हमने पिछली क्लास में की थी। इसमें कुछ और ग्रे इसके के मैप के कुछ रूल्स थे जिसको हम यहाँ मजीद देख लेते हैं। वो ये हैं, यहाँ पे कुछ के मैप के ऑप्शन हैं जिनको हमने देखना है। तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे कहता है कि नोटिस द फॉलोइंग पॉसिबल के मैप ऑप्शंस। तो पॉसिबल के मैप ऑप्शंस के अंदर क्या कह रहा है कि हमारे पास ग्रुप एक इस तरह से भी बन सकता है, एस जितना बड़ा बना सकें वैसा ग्रुप भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो एक तो ये बात आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो हमने बताया यहाँ पे, इसको याद रखना है, दिस इज व्हाट कॉल्ड वर्टिकल सिलेंडर, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। अगर हमारे पास वन इस तरफ भी आ रहे और वन इस तरफ भी आ रहे हैं तो हम इसे मिलाकर एक ग्रुप कह सकते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 4। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 4। तो हम अगर यहाँ 1 मिल रहे हैं और यहाँ 1 मिल रहे हैं तो हम इसे एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो एक बात ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल सिलेंडर वाली बात याद रखो कि अगर यहाँ पे सारे 1 है और इधर सारे 1 है तो हम इसको वर्टिकल सिलेंडर का मतलब है एक ही कंसीडर करेंगे ग्रुप। ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है। दिस इज वन ग्रुप ऑल टुगेदर। एक और कंडीशन हमारे पास है, वो है हॉरिजेंटल सिलेंडर। हॉरिजेंटल सिलेंडर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से 1 की वैल्यू एक किनारे पे है और यहाँ नेक्स्ट, ये एएस के लॉजिक गेट्स की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। क्योंकि उसमें के मैप नहीं था ना, इसमें के मैप है तुम्हारे पास। यहाँ पे इस वाले में तुम्हारे पास के मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये चैप्टर नंबर 15 में है, आपके पास थर्ड चैप्टर है थ्योरी का। तो यहाँ अगर आप देखो, हमने जैसे ऊपर बात की थी कि ये वर्टिकली है और इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टली है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तुम्हारे पास कि यहाँ अकेले 1 मिल रहा है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि यार क्या होता है, अगर ऐसे होता है तो आप ग्रुप बना देते हो, या फिर अगर ऐसे होता है तो आप ग्रुप बना देते हो। यही हमने पढ़ा था ना। बट ऐसा भी है कि अगर अपार्ट दो वैल्यूज एक दूसरे से दूर हैं बट दे आर मीटिंग ऑन द बाउंड्रीज, तो फिर हम उनका एक बना देते हैं वर्टिकल सिलेंडर। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिलेंडर याद रखना। और एक तीसरी कंडीशन है इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखना। दैट इज द कंडीशन कि अगर तुम्हारे पास 1 4 कोनों पे हो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे पास बुक में यहाँ पे इस तरह से बताई गई है एज अ रूल्स। तो ये रूल्स याद रखोगे तो अगर कोई भी सवाल आएगा तो मुश्किल नहीं होगी। अब आपने तो यही सुना है कि भाई 2 4 6 8 के ग्रुप बनाने हैं। अब वैसे आप बाहर देखो तो यार ये ग्रुप बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे। बट यहाँ पर एक तरीका यह है कि अगर आपको 1 सारे एट द कॉर्नर मिलते हैं, इफ यू गेट द 1 एट द कॉर्नर, अगर आपको 1 कॉर्नर पे मिलता है तो फिर आप उसका भी ग्रुप बना सकते हो। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? तो अब इसी का आप समझ लो, हमने यहाँ तक की तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वी ओनली डिड वन क्वेश्चन ऑफ इट। तो हमारे पास के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम पहले इन सवालों की जानिब आएंगे और फिर इसके बाद जो अगला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं और एक हम बाय रूल्स करेंगे, वो भी अलग है। तो उसको भी हम देख लेंगे। सर इफ यू हैव वन एट द टॉप रो फॉर अ सेंटर कॉलम एंड देन वन इन द सेकंड रो फॉर द सेम कॉलम, देन वी शुड व्हाट वी डू, और इज इट नॉट पॉसिबल। तो मुझे बना के भेज दो क्या कहना चाह रही हो, तो फिर मुझे वैसे समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आओ जरा इसके एक दो सवाल आप लोगों को करने के लिए देते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो रेफरेंस में फिर आपको अब सवाल शुरू करा रहा हूँ, फिर मैं रेफरेंस देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, अक्टूबर नवंबर 21, अक्टूबर नवंबर 21, यहाँ पे आपके सामने एक ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि ये 4 इनपुट के ऊपर है। तो इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ कि 4 इनपुट का मतलब ए बी सी डी है। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके 16 हैं आपके सामने। तो आई कैन गिव यू अ टाइम फॉर दिस। तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सारा, मैं उस पर चेक कर लेता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। अच्छा, अब आपके पास ये है अक्टूबर नवंबर 2021 है और उसके अंदर आपके पास यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है। तो कौन बताएगा कि पहले हम क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू? राइट योर आंसर्स। कि जैसे इसे अगर हमने करना है तो हमने क्या करना है?
इस सवाल को देख के पहली चीज क्या ध्यान में आती है? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यस, राइट योर आंसर्स एवरीवन। फाइक बताओ किस तरह से करेंगे हम? हुजैफा बताओगे? वी हैव टू राइट एबीसी विद द बार्स। जो नोटेशन बनेगी बनेगी तो सही, लेकिन पहला काम है कि वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें वन कहाँ मिल रहा है रॉ पे, ऐसा ही है। मतलब पहले तो हमें ये बताना पड़ता है ना, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कॉलम में वन ढूंढने पड़ते हैं, ऐसा ही है। तो यूसुफ बताओ कि हमें और तो कहीं से वन नहीं मिल रहा ना, देखो ऊपर जेड में, ऊपर जेड में कहीं पे भी वन नहीं है। यहाँ सिर्फ वन यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यूज हैं, मैं यहाँ, वैसे भी आपको पता ही है कि ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ये डी की है, सही है। जल्दी से मैं सबको टाइम दे रहा हूँ 1 से 2 मिनट का, कि अपनी एक्सप्रेशन लिख के मुझे बताओ, और साथ साथ बल्कि लिखते रहो। जैसे फातिमा ने बताई कि भाई ए पे वन आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो ए पे वन है, तो ए पे वन का मतलब होता है बस ए लिख दो। यहाँ बी पे जीरो है, बी पे जीरो का मतलब होता है बी पे बार लगा दो। सी पे जीरो है, सी पे जीरो है का मतलब सी पर बार लगा दो, ठीक है। और आखिर में डी पे वन है, जिस पे वन है वो वैसे ही लिख दिया जाता है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन हमें मिल गई फ्रॉम वन। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की जानिब। सो अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। फॉर द नेक्स्ट व्हाट वी राइट, अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी करता हूँ। ए है, बी नॉट का मतलब बी जीरो, सी बी वन, डी बी वन, प्लस, यहाँ नेक्स्ट पे आ जाओ, ए बी दोनों वन वन, ठीक है। और ये जीरो जीरो है तो सी बार डी बार, प्लस, एक्सप्रेशन मांग रहा है ना बूलियन, तो वही लिख रहा हूँ। फिर ए बी दोनों वन वन है, सी जीरो डी वन, सी जीरो डी वन, प्लस ए बी सी, लेकिन डी पे जीरो है तो डी बार, प्लस फिर ए बी सी डी, चारों हैं, ए बी सी डी। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है? और सबका यही आंसर आया है जो यहाँ लिखा हुआ है हमने? ये बता दो। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो चीज़ है, सबका आंसर तो यही आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टू मैप इट ऑन के मैप। इसको हमने के मैप पे मैप करना है। तो के मैप पे मैप करने का जो तरीकेकार है, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ देखो तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1011। देखना, 1011, बल्कि नहीं, पहले ऊपर वाला आ रहा है 1001। ये देखो 1001, पहला वाला ये आ रहा है 1001। तब आप नीचे तलाश करो कि ए बी पे 10 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ए बी पे 10 ये आ रहा है, 1001 और 01 ये आ रहा है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? यही बोला है ना उसने, ऊपर आप जाओ, ऊपर आप जाके चेक करो कि जो पहली रॉ है, और पहली रॉ में आ रहा है ए, यानी 1001, ऐसे पढ़ो इसको। तो 1001, इस पे तो वन आ गया हमें, आर्थर ने भी लिख के दे दिया है। अगले पे जाते हैं बेटा। अगले पे जो मिल रहा है, इसको मैं जरा साफ कर लेता हूँ, ऊपर हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अगले पे जो मिल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। अगले पे हमें मिल रहा है 1011, 1011। आर्थर बना भी चुके हो, अच्छा। तो 10 तो ये रहा, और 11 ये रहा। इसके इंटरसेक्शन पे हमने वैल्यू लिख दी। फिर थर्ड है हमारे पास 1100, दैट इज 11, दैट इज 00। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे लिख दिया, ऐसा ही है।
फिर नेक्स्ट है 1101, 1101। तो 11 तो ये था और 01 ये था, इसके इंटरसेक्शन पे लिख दो। फिर नेक्स्ट है 1110। तो 11 तो यही रहा, 11 और फिर 10 ये रहा। सही है, 1110। इसका क्या पर्पज है? ये सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बूलियन अलजेब्रा, ये जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन है, ये सिंप्लीफाई नहीं हुई हुई है, ये बड़ी है। इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। एक रूल तुम्हें यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, बाय सम लॉस। आखिरी देख लो, आखिरी है 1111, 1111। चारों वन है। अब हम इसके 1111 लिख लेते हैं। तो इस वाले में हमें 1111 चाहिए। तो 11 और 11, यानी ऑल वन हमें जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो ये तो देखो, हमें हमने 11 लगा लिए। अब हमने बनाना है इसका, इसके ग्रुप्स बनाने हैं हमने। ठीक है, तो इसके ग्रुप जो है, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? किस किस चीज को मिलाना है ये बताओ। आप लोगों का भी ऐसे ही ग्रुप बना है, पहले ये बताओ। तो हमारे पास इसके डिफरेंट जो ग्रुप्स बन रहे हैं, हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि इसके कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो हम बना सकते हैं? ये भी बता दो। सेम ग्रुप। अच्छा जी, अब इसके ग्रुप्स बनाना शुरू करते हैं। 11 वाला, 11 वाला फुल कॉलम। अच्छा, यानी एक ये कह रहे हो जैफा। ठीक है, एक तो ये आ गया। थर्ड कॉलम 4 वर्टिकल, थर्ड कॉलम तो पूरा आ गया। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मैं यहाँ बनाता था, ये हमारे पास एक बन जाएगा इस तरह से। एक ग्रुप ये, सही है, और एक ग्रुप ये, ऐसे ही बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्रुप्स बन गए। अब बताओ आगे क्या करेंगे? तो ये आप लोगों ने, अब इसमें हम क्या करें? दो ग्रुप बन गए। अच्छा, क्यों भाई उजैफा, इतना मुश्किल कैसे हो गया ये? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ। ग्रुपिंग तो समझ में आ गई ना तुम्हें? एक वर्टिकल आ गई और एक हॉरिजॉन्टल आ गई। क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? बता दो मुझे। यानी ये मेरा एक ग्रुप है जिसको मैं वर्टिकल वाला बोल रहा हूँ, और ये जो स्क्वायर है ये मेरा दूसरा ग्रुप है। सही है। अच्छा, चलो मैं बना के देख लेता हूँ ना इसको। अब अगर तुम लोग गौर से देखो, ये पहला वाला कहाँ मिल रहा है ये बताओ, बताते जाओ। पहला वाला मिल रहा है 1100 पे, ऐसा ही है। एक बात, हाँ अब देखो, ये जो हुजैफा बात कह रहे हो ना, ये सब बच्चों का कॉमन गलत आंसर है। उसकी क्या वजह है? हुजैफा ने बोला कि 0011 पे मिल रहा है। ये 0011 थोड़ी है, ये है 1100। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं जब भी पढ़ाता हूँ, बच्चे जल्दी में कर जाते हैं। तो ये ये गलत है, क्योंकि 0011 हैज डिफरेंट वैल्यू और 1100 हैज डिफरेंट वैल्यू। हुजैफा गौर करो, ए बी ये रहा, है ना? हाँ, तो ये एक वजह होती है बच्चों के ज्यादा कंफ्यूज होने की। हमें ये देखना है, दिस इज ए बी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए बी कॉन्स्टेंट है बिकॉज G1 इज इन वन कॉलम। चलो हम इसको भी ले सकते हैं, बट ये हमें लिखना तो पड़ेगा ना। तो देखो, मुझे यहाँ 1 मिला और 1 मिल रहा है 1100 पे, मैंने लिख दिया। दूसरा वाला जो 1 है वो मुझे मिल रहा है 1101 पे। तीसरा वाला मिल रहा है 1111 पे। चौथा वाला मिल रहा है 1110 पे। अब ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो कि जो कांस्टेंट रहा है, अच्छा ये जो तमाम वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये ए की, ये बी की, ये सी की, ये डी की होती है। जीरो रिप्रेजेंट करता है बार को, और अगर वन है तो वो नो बार।
तो यहाँ देख के बताओ कि यहाँ पर ए और बी दोनों कांस्टेंट है। डू वी हैव दीज टू वैल्यूज कांस्टेंट, ए और बी? ये तो कांस्टेंट चल रही है, सब बच्चों को आ रहा है समझ में। फाइक रिस्पॉन्स कम है, आर्थर का तो आ रहा था, फातिमा भी दे रही थी, जुनेद, फसी, तुम लोग बताओ, साद, यूसुफ, शीस, आप लोगों को सबको आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारा एक ग्रुप हो गया, तो सब मिटा देता हूँ। अब आते हैं ग्रुप टू की जानिब। इन द ग्रुप टू, ठीक है यूसुफ, इन द ग्रुप टू अगर हम बात करें, तो ग्रुप टू में भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ABCD। और ABCD में मैं यहाँ पर, अब मुझे चार वैल्यूज मिल रही है देखो, 1 2 3 4। तो इन चार वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इन चार वैल्यू की बात करूं, तो पहली वैल्यू मुझे मिल रही है 1101 पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1101। दूसरी वैल्यू मुझे मिल रही है 1001, 1001। तीसरी वैल्यू मुझे मिल रही है 1111। और चौथी वैल्यू मुझे मिल रही है 1011। क्या ये बात समझ में आती है? अब इसमें अगर तुम गौर से देखो, जो वैल्यू तुम्हें थ्रू आउट सेम मिल रही है, वो मिल रही है ए की और वो मिल रही है डी की। ऐसे ही है। तो यहां से जो तुम निकालोगे ग्रुप की वैल्यू, वो निकलेगी AD। इज दैट क्लियर? अब बाकी ये कि जो वैल्यू इस ग्रुप से निकली है, जो इस वैल्यू से निकली है, उन दोनों को और करके लिख लोगे। तो अब उसने बोला है कि राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम योर आंसर टू पार्ट बी एज सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें जो मिला है वो मिला है AB प्लस AD। क्या ये बात समझ में आती है? अब उसे कह रहा है कि यार मजीद सिंप्लीफाई करो। तो मजीद सिंप्लीफाई करने का मकसद ये होता है कि इसमें और इसमें से ए कॉमन निकल रहा है। अब इस जानिब में आऊंगा, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन है, तो उसमें ये ए और ये ए, ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। तो हम अगर इसे इधर बाहर निकाल दें, तो ये B प्लस डी रहेगा, इसका एक मार्क है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है बच्चों? बताना मुझे। जेड क्लियर? एंड हो जाएगा, प्लस है ना? ठीक है। तो यहाँ तक तो के मैप में तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है A और B प्लस डी। ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ ये तो एक तरह का सवाल हो गया कि मैप के एक्स्ट्रा ब्लॉक में जीरो डालने की नहीं जरूरत नहीं है। डालोगे, अगर नहीं भी डालते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, डाल सकते हो, देर इज नो इशू। बट क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन निकालना होता है, वो हमें वन के जरिए ही निकालना होता है, तो हम वन ही डाल देंगे। अगर ए होता और ए बार होता, तो कॉमन कौन होता है इसमें? इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो वो हमें ऐसा सवाल पूछता ही नहीं। नहीं, कैंसिल नहीं होता ना, मतलब तुम्हारा कहने का मकसद है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि इसमें से एक ए बार होता और एक सिंपल ए होता, ऐसे ही कह रही हो? तो फिर तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते थे ना, फिर तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते थे। हाँ, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि ये जो रिजल्ट होता, ये रिजल्ट होता, ये इस तरह से होता, AB प्लस AB बार, तो फिर हम ये करते कि ए को निकालते बाहर और B प्लस B बार अंदर डालते। तो रूल के हिसाब से B प्लस B बार वन के बराबर होता है, तो फिर A.1 होता और वन ए से मल्टीप्लाई होके ए रह जाता। ये चीज मैं अब तुम्हें कराने लगा हूं। तो तुम जिस पॉइंट पे होगी फातिमा, शायद ये पॉइंट पूछना चाह रही होगी। सही है। तो इसमें डाल दो वन, वैसे तुम्हें मार्किंग की में वन मिलेगा, बट खैर ये कि जीरो नहीं भी डालो तो उससे कोई मार्क में मसला नहीं पड़ता। आप वन डालो, आपका वन जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ देखो, अक्टूबर नवंबर 2023, रेफरेंस जरा अच्छे से डाल लिया करो। अक्टूबर नवंबर 2023, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, ये तो तुम लोग कर लोगे ना, ये वाला तो मैंने करवा दिया और आप लोगों को आता भी है ना, कि आप किसी भी लॉजिक सर्किट से ट्रुथ टेबल बना लोगे, तो ये मसला तो नहीं है आप लोगों के लिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका B है।
आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं ये है क्या। इसके लिए ना क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसके लिए जरा ये वाले रूल्स पे नजर रखनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ रूल्स हैं बुक के अंदर गिवन है, तो इन रूल्स को जरा हम देख लेते हैं। दीज आर द लॉस, लॉस कह दो, ठीक है। अब ये लॉज होते क्या है, इन लॉज में इनको आप पढ़ भी लोगे, इनमें वैल्यूज भी डाल के देख लोगे। तो इसमें लॉ में कहता क्या है ये, कहता है जैसे अगर आप ए डॉट ए करते हो, सही है, ए डॉट ए करते हो, तो ए का मतलब अगर ए में आपने जीरो डाला है तो जीरो डॉट जीरो आपको जीरो ही मिलेगा, ऐसे ही है। यानी इसमें आप वन डाल के आप चेक कर सकते हो, और आप इसमें वैल्यू डाल के आप आसानी चेक कर सकते हो। इसी तरह इसको आप कहते हो आई डैम्पोटेंट लॉ। तो अगर ए प्लस ए है तो जीरो प्लस जीरो डालोगे जीरो ही आएगा, अगर वन प्लस वन डालोगे तो वन आएगा। तो आप ये याद रखो कि अगर ए डॉट ए है तो आप उसको ए से रिप्लेस कर दोगे, और अगर ए प्लस ए तब भी ए से रिप्लेस कर दोगे। तो ये लॉ है। एक लॉ ये कहता है कि अगर वन डॉट ए करो, वन डॉट ए, अब ए, अच्छा, क्योंकि बुलियन लॉजिक पढ़ लें, बुलियन लॉजिक में वन और जीरो के अलावा और कुछ डलता नहीं है। तो अगर तुम यहाँ ए में जीरो डालोगे तो वन डॉट जीरो हो के तुम्हें आंसर में जीरो ही मिलेगा। तो बेसिकली अगर तुमने वन डॉट ए किया तो तुम्हें ए ही आंसर में मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यानी अगर तुमने यहाँ वन डाला तो वन डॉट वन होके तुम्हें आंसर वन मिलेगा, तो इसका मतलब है डिपेंड कर रहा है ए पे। वन को तुम ए के साथ अगर एंड कराते हो तो आंसर में वन ही आएगा, अगर जीरो डालोगे तो जीरो है, वन डालोगे तो वन है। इसी तरह ए में जो कुछ है, ए में अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो होके ए की वैल्यू जीरो मिलेगी, और ए में अगर वन डालोगे तो जीरो प्लस वन होके ए का भी वन मिलेगा। तो जीरो प्लस ए के बराबर है। ये बात समझ में आती है? जीरो डॉट ए, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई कराओ तो वो जीरो हो जाती है, और किसी भी चीज को वन में प्लस करो, यानी वन प्लस ए का मतलब है अगर ए में जीरो डाला होगा तो वन प्लस जीरो होके रिजल्ट वन ही आएगा हर सूरत। और अगर वन डॉट वन भी है, वन प्लस वन भी है, तब भी आंसर वन आएगा। ये भी आपको याद रखना है। इनवर्स लॉ में ये कहता है कि अगर कोई भी ए डॉट ए बार है, अब मिसाल है कि ए में है जीरो तो ए बार में होगा वन, तो जीरो डॉट वन तब भी जीरो आएगा। और अगर वन है ए में तो बार में जीरो होगा तो वन डॉट जीरो तब भी जीरो आएगा। तो किसी भी दो वेरिएबल को जिसमें से एक का बार है और एक सिंपल है, एंड कराओगे तो जीरो मिलेगा। ये बात समझ में आती है? इसी तरह ए प्लस ए बार, अगर ए में जीरो है प्लस ए बार में वन है तो जीरो प्लस वन हो गया वन ही आएगा, और अगर ए में वन है तो बार में वन आ जाएगा, तो वन प्लस जीरो के तब भी वन आएगा। ये आ गया लॉ, प्रूफ किए जा रहा हूं मैं, सही है। इसमें दो ज्यादा कॉमन लॉज हैं जो ज्यादा इसमें आते हैं। अच्छा, इसमें एक ऊपर वाले जो थे वो तो बहुत आसान थे, जैसे अगर ए प्लस बी है तो वो बी प्लस ए है, ठीक है। बस इसका नाम दिया गया है तो बस इसको लॉस कर लो आप। आपको खैर लॉस नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पता होना चाहिए। अब जैसे ए प्लस बी है, थ्री प्लस फोर सेवन होता है, फोर प्लस थ्री भी सेवन है। अब ए डॉट बी है, ए डॉट बी का मतलब बी डॉट ए सिमिलर है। यहाँ बात समझ में आती है? इसी तरह अगर बी प्लस सी हो रहा है और वो प्लस ए हो रहा है, तो दूसरी जानिब ए प्लस बी होके प्लस सी हो सकता है। तो ये वाले जो तुम्हें दिए गए हैं ये सम वाले दिए गए हैं सारे, देखो। और ये वाले जो दिए गए हैं ये तुम्हें प्रोडक्ट वाले यानी डॉट वाले दिए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसमें ज्यादा जो इस्तेमाल होता है मैं तुम्हें बताऊं वो ये वाला होता है, जैसे ए डॉट ए वाला इस्तेमाल हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए वाला। हाँ, अब इसके अंदर एक लॉ आता है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आप ये कह सकते हो कि इसमें इस तरह से होता है कि अगर आपके पास ये इस तरह से आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ए और ए प्लस बी, तो ये आपके पास ए के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डॉट ए अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस ए बी। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे ही है ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है ए के बराबर। तो बेसिकली ये समझ लो जो ए प्लस बी की वैल्यू है, या तो इसको आप वन कह दो, तो ए डॉट वन हो जाएगा, तो ये वन के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये बताओ। इसमें और भी वैल्यू डाल के इसको चेक कर लेते हैं, एक मिनट देना। तो यहाँ एक लॉ तो ये याद रख लो कि अगर हमारे पास ए डॉट ए प्लस बी है तो वो ए है, और यहाँ पे भी अगर हमारे पास चेंज हो जाता है, यानी ये डॉट चेंज हो जाता है प्लस में और ये प्लस चेंज हो जाता है डॉट में, तब भी ये ए ही रहेगा। और एक फाइनल एक चीज रह जाती है, दैट इज डी मॉर्गन। ये अमूमन ज्यादातर आता है। डी मॉर्गन में इतना याद रखो
कि अगर एक चीज उल्टे हाथ पे डॉट के साथ बार है तो अगली जानिब वो डॉट तब्दील हो जाता है प्लस में, और वो जो बार है वो सेपरेट हो जाता है। बस इतना याद रखो। यानी अगर ए डॉट बी का बार है तो वो बराबर होगा ए बार और बी बार के प्लस का। ये आप नीचे वेरीफाई भी करके देख सकते हो, ये वेरीफाई हुआ हुआ भी है कि ए डॉट बी पे बार, ये रहा ए डॉट बी का बार, देख लो ए बी है। ए बी पे जीरो जीरो पे जीरो होता है, उल्टा होके वन है। जीरो वन पे जीरो उल्टा होके वन, वन जीरो पे जीरो उल्टा होके वन, वन वन पे वन उल्टा होके जीरो, ये देख लो। और ये बराबर है ए बार प्लस बी बार के। अब ए बार की वैल्यू ये, बी बार की ये है, तो वन और वन वन, वन जीरो वन, जीरो वन वन और जीरो जीरो जीरो। ये प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पे, डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह अगर एक साइड पे ए प्लस बी पे बार है तो उल्टी जानिब नेक्स्ट जानिब पे जाके ये ए बार अलग है और डॉट बी बार अलग है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये तुम्हें लॉज इसके लिए याद रखने पड़ेंगे जिसकी जरूरत है, और अभी हम पास पेपर करेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अभी बड़ा आसान सा सवाल है, तो तुम मुझे देख के बताओ इसमें। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन आ गई, नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखते होगे यार, जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। ए बार बी बार, ए बार बी बार, डी बार डी बार। क्या ये तीन चीजें यहाँ बाहर कर सकता हूं मैं? देख लो, जिन तीन चीजों पे मैंने मार्क किया उसको बाहर कर सकता हूँ, कर दिया। अंदर के लिए मेरे पास बच रहा है, नहीं बाहर कर सकता, बाहर तो कर सकता हूँ। यानी ए बार बी बार माजिद, ए बार बी बार डी बार, ए बार बी बार डी बार, इसको कॉमन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा हाँ, ये लिखने में मिस्टेक हो गई, ये डी आएगा। अब सही हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो बचता है वो बचता है सी बार और सी, सी बार प्लस सी प्लस। अब यहां से मैं ए बार निकाल लूं, बी बी निकाल लूं, डी बार निकाल लूं, ऐसे ही है। ए बार बी डी बार, अंदर के लिए बच रहा है सी बार प्लस सी, सी बार प्लस सी। अब अगर तुम यहां जाके देखो कि कोई भी वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल जैसे ए प्लस ए बार है तो वो वन के बराबर होता है, तो उसी तरह वेरिएबल प्लस वेरिएबल का बार वन के बराबर होगा, ऐसे ही है। तो इन दोनों की जगहों पे मैं वन डाल सकता हूँ, और यहाँ ए बार बी और डी बार, यहाँ पे ए बार बी बार डी बार। क्या ये बात समझ में आती है? अब ये जब डॉट इससे मल्टीप्लाई, वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी, क्या वो वापस आती है प्लस ए बार बी और डी बार? क्या ये बात समझ में आती है? अब तुम गौर से देखो तो इसके अंदर भी तुम्हें ए बार डी बार, ए बार डी बार ये मिल रहे हैं कॉमन। तो ए बार डी बार यहाँ रखो, बी बार प्लस बी यहाँ रखो। मजीद हो रहा है? तो मजीद जब बी बार प्लस बी ये वन होता है, और ये ए बार डी बार है, डॉट वन है, तो डॉट वन का मतलब है जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बार डी बार आ जाएगा। क्या ये सही हो गया? ए बार डी बार बी बार प्लस बी, आर्थर ने सही लिखा है। आर्थर मैंने सही लिखा है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया सिंप्लीफिकेशन का। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आती है बात समझ में? एक मैं आप लोगों से करा देता हूँ। सही है। समवट आसान है यार, सारा इतना मुश्किल थोड़ी है। अच्छा, अगला सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगले सवाल की जानिब आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा है, तो हम यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई लिख देते हैं तो वो सारे सवाल आ जाएंगे। आसान है लेकिन नया है, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, सिंप्लीफाई। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब सही हो जाता है। आगे देखते हैं। तो के मैप से सिंप्लीफिकेशन हो सकती है और एक्सप्रेशन के जरिए होती है। व्हाट डिड आई मिस दिस क्वेश्चन यू जस्ट डिड AD1? तुमने कुछ मिस कर दिया। ये करवा रहा था फातिमा, क्लास में नहीं थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। फातिमा, लॉस के जरिए मैंने ये बात समझाई है कि जैसे इसमें से
ए बार बी बार डी बार इधर कॉमन है, ए बार बी बार डी बार इधर कॉमन है, ये बाहर कर दिया, तो सी बार और सी अंदर बचा। यहाँ से ए बार बी बार डी बार ये बाहर निकला, और सी बार और सी कॉमन बचा। जहाँ पे कोई भी वेरिएबल अपने इनवर्स के साथ हो तो उसकी जगह वन आ जाता है, लॉ में पढ़ा है। तो फिर वन से मल्टीप्लाई होके वही चीज वापस आ जाएगी, ए बार बी बार डी बार और ए बार बी और डी, ये आ गया। फातिमा समझ आ रहा है? अब इसमें से भी अगर तुम गौर करो, ए बार डी बार कॉमन है। फ्लिप फ्लॉप अगले में करेंगे ना, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। अभी ये भी तो एक पूरा सवाल किया है हमने। अगले वाले में फ्लिप फ्लॉप कराऊंगा एस आर और जे के, ये फ्लिप फ्लॉप कराऊंगा, और एक छोटा मोटा सवाल रह जाएगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख लो फातिमा, ए बार डी बार ए बार डी बार कॉमन आ गया, बी बार प्लस बी बचा, ठीक है। तो बस बी बार प्लस बी की जगह वन डालोगे, बाकी ये आ जाएगा। ये सवाल कराया अभी मैंने। एक सवाल और कर लो तुम लोग, फिर जा सकते हो। अब ये देखो, ये तुम लोग बआसानी कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर 2023 है, इसमें ऊपर का तो कर सकते हो। अब यहाँ उसने बोला है कि यार अप्लाई करो डी मॉर्गन थ्योरम, अप्लाई करो डी मॉर्गन लॉ। तो अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई चीज प्लस के ऊपर होल बार लिए हुए, तो डी मॉर्गन के अंदर जब वो बार हटेगा तो वो सारी की सारी चीजें इंडिविजुअल बार लगा लेंगी, और उसके बाद वो प्लस जो है वो डॉट में तब्दील हो जाएगा। क्या ये बात याद है? ये वैसे ही याद रख लो कि अगर तुम्हारे पास, वो कह रहा है कि इसमें डीमॉर्गन लगाओ, तो डीमॉर्गन में हम ये पढ़ते हैं कि अगर ये यहाँ पर इन सब के बार अलग अलग होंगे तो ये प्लस डॉट में बदल जाएगा। तो बस फर्क ये है कि जहां होल नॉट लग रहा है उसको अगर आप इंडिविजुअल नॉट पे लेके आओगे तो यहाँ पे ये प्लस डॉट में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक डीमॉर्गन्स लॉ की बात आ गई। फुल बार और इंडिविजुअल बार में ये फर्क है कि इसमें तो देखो, ए का ए प्लस बी प्लस सी, पहले ये तीनों और होंगे फिर उल्टे होंगे, इसका रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। और ए बार का मतलब है कि ए का उल्टा होना, बी का उल्टा होना और सी का उल्टा होना, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होंगे, तो तब रिजल्ट जो आएगा वो उस तरह से आएगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो है तो सिमिलर, बट फर्क ये है कि आपने जहाँ प्लस हटाया तो वहां डॉट लगा दोगे, और ये जो होल बार है ये इंडिविजुअल बार में तब्दील हो जाएगा। हुज़ैफा फर्क कोई नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये सेम है ना डिमॉर्गन्स थ्योरम के अंदर। लेकिन हमें एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, आउटपुट तो सेम आएगा, ये बात तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बदलेगा कुछ नहीं। लेकिन फर्क ये है कि बस ये ए बार अगर हो रहा है इंडिविजुअल तो ये प्लस बदल जाएगा डॉट में, तब जाके सेम आंसर आएगा। हुज़ैफा समझ लो बात। अगला वाला ये करवाया हुआ होगा मैंने दूसरे बैच में, तो यहीं से देख लो। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें एक्स जेड ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, सही है। एक्स जेड, ये एक्स जेड आ गया। इसमें है वाई प्लस वाई बार अंदर, क्या ये बात समझ रहे हो? कितना आसान है, वाई प्लस वाई बार अंदर है, ये आ गया, प्लस एक्स बार। अब वाई प्लस वाई बार का मतलब ये तुम्हें पता है कि ये वन के बराबर होता है, तो ये तुम्हारा वन आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जब वन से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास एक्स जेड जैसा था वैसे ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक्स जेड पे जब तुम जाओगे, एक्स जेड प्लस एक्स बार, क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है तुम्हें? तो एक्स जेड प्लस एक्स बार, तो ये एक्स जेड आ गया और ये प्लस एक्स बार आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है, इसको जरा हमें देखना होगा कि अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और लग रही है, दैट इज ये वाला लॉ लगेगा। जैसे ये आ रहा है ना तुम्हारे पास कि एक्स और एक्स बार है, यानी दो वेरिएबल्स हैं जिसमें से एक बिना बार के और एक बार के और एक इसके साथ दूसरा वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या कोई ऐसा लॉ है जो यहाँ पर इसको, ये एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर आएगी चीज। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन लॉ देखो, एब्जॉर्प्शन लॉ कहाँ नजर आ रहा है, जो एब्जॉर्प्शन लॉ कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से होगा कि अगर हमारे पास आ, जैसे एक वेरिएबल है और प्लस दूसरा वेरिएबल इसका इन्वर्स है, ठीक है। ठीक है सारा। अच्छा अब मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, एक एब्जॉर्प्शन लॉ को भी याद रखो। वो ये कहता है एब्जॉर्प्शन लॉ कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है
जैसे ए है और ए बार है और उसके साथ दूसरा वेरिएबल है, तो आप ये समझ लो कि उसमें से आपके पास ये ए बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो बचता है ए प्लस बी। यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसके ऊपर अगर आप वन डाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सही है। मैं अगर यहाँ वैल्यू डालूं, लेट सपोज यहाँ लिखता हूं मैं ए प्लस ए बार डॉट बी, तो ए पे मिसाल में वैल्यू आ रही है 0, तो प्लस ए बार में 1 आएगी। ठीक है। और अगर यहाँ 1 है तो इसमें आ जाएगी 0। ऐसे ही है। तो इससे जो हमारे पास आंसर बन रहा है, मुझे पूरा लिखना पड़ेगा बेसिकली इसको। मैं पहले पूरा लिखता हूँ लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यू डाल के। तो ये बेसिकली बन रहा है ए प्लस ए बार बी, और ये बन रहा है ए प्लस बी। ये पूरी वैल्यू लिखी है। अब मैं अगर इसकी वैल्यूज चेंज करूं, जैसे ए पे 0 डाल रहा हूँ और ए बार पे 1 डाल रहा हूँ, और ये बी है। इसी तरह ए पे 1 डाल रहा हूँ, ए बार पे 0 डाल रहा हूँ, और ये बी है। तो उस हिसाब से मेरे पास जो वैल्यू बन रही है, वो जो रिजल्ट मेरे पास बनेगा, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि बी की वैल्यू क्या है। तो 1 + 0, ओके। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो ये 1 तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा ना। विल एक्स गेट एब्जॉर्ब सिंस इट इज विद जेड। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जेड के साथ ही इसलिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना एक्स जेड में। तो यही यहाँ पे यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई एक वेरिएबल है, उसका जो इनवर्स वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ है, तो ये लॉ के हिसाब से ये चीज इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यानी एब्जॉर्ब से मुराद के ये ए बार खत्म हो जाएगा, तो ये ए अपनी जगह रहेगा और ये बी हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इसका एक लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ जिसको कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये है एक्स बार, है ना, और इसी का जो दूसरा वाला है, यानी एक बार में और एक दूसरा वाला है, तो होगा ये कि जो दूसरा वेरिएबल होगा ना, जैसे एक्स बार, तो ये है एक्स बार का जो एक्स वाला वेरिएबल है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा जेड में। ठीक है ना, तो इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। तो इसमें एक एक जो अकेला खड़ा हुआ है, उसका जो अपोजिट अगर मौजूद है, जैसे अगर यहाँ पे लेट सपोज एक्स होता और यहाँ पे एक्स बार होता, तो ये एक्स बार इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता। ये लॉ है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखो एब्जॉर्प्शन लॉ में, तो एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि एक्स बार अगर अकेला अपनी जगह खड़ा है तो वो अपनी जगह रहेगा, ये वाला एक्स जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जेड बचेगा। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ के थ्रू मजीद सिंप्लीफाई भी हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हें इतना ही याद रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल का इनवर्स अगर मौजूद है, तो वो इनवर्स का वेरिएबल उसके बराबर वाले वेरिएबल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ याद रखनी पड़ेगी, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आए जिसके अंदर आपके पास एक जगह पे बार है और दूसरी जगह पे वही वेरिएबल है विदाउट बार, तो वो आपके नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये याद रखना है साथ, इसके बिना थोड़ी काम होगा। ये तुम्हारे जो लॉज हैं, ये आपको याद रखने होंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, तो सिंस यू हैव नेक्स्ट क्लास टू फॉलो, तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। और फिर इंशाल्लाह जो है, मैं ज़रा एक चीज़ देख लेता हूँ कि मैंने कल एएस की क्लास रखी है, क्लास एट 4 PM PST फ्राइडे। तो अब आप लोग मुझे बता दो, कल 5 बजे सबकी अवेलेबिलिटी है? तो फिर जो है मैं आप लोगों की क्लास रख के ना इसका एक पास पेपर सेशन रख लो। 4 से 5 उनकी ले लूंगा, तो 5 से 6 आप लोगों की कर लूंगा। ठीक है। सही है, फिर डन हो गया। 5 से 6 कल क्लास करेंगे ताकि इसके पास पेपर भी सॉल्व करें। और पहले आधा घंटा जो है ना मैं एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप कराऊंगा, और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल का डन है, 5 से 6 कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, और एस यू आर अलाउड टू लीव।